सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज तमाम खबरें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले लेकिन बात करेंगे सत्ते पे सत्ता की, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले ऐसे गैंगस्टर की कहानी जो शायद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा बनना चाहता है, जिसकी ख्वाहिश है कि बॉलीवुड में उसका नाम सुनकर भी लोग कांप जाएं, जिसके टारगेट पर सलमान खान जैसी शख्सियत है। अब उसी लॉरेंस बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी के मर्डर में आया है। फिर आपको बहराइच को जलाने वाले रावण दिखाएंगे, जहां आज भी हिंसा और आगजनी हुई है। 30 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 10 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, साजिश का पहला पत्थर कहां से आया, स्क्रिप्ट किसने लिखी, इसकी एक एक डिटेल सत्ता में देखिएगा। फिर किसान नेता गुरनाम चौधरी के बयान पर चढ़े सियासी तापमान को महसूस कीजिएगा, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसान आंदोलन के माहौल का फायदा हरियाणा में नहीं उठा पाई। इस बयान को कैसे बीजेपी ने लपका और कांग्रेस के खिलाफ धुआंधार सियासी शॉट खेले, ये देखेंगे। आज महाराष्ट्र में सत्ता के लिए दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी ने महामंथन किया। राहुल गांधी ने खड़गे और राज्य के नेताओं के साथ बैठक की, जबकि अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम और सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा की गई। आज दिल्ली में एक और मुलाकात की चर्चा काफी है, जो प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली की नई सीएम आतिशी के बीच हुई। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आज आतिशी प्रधानमंत्री मोदी से मिली। उन्होंने लिखा, आशा है कि दिल्ली के कल्याण के लिए केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मुंबई में एंट्री करने वाले 5 टोल बूथों को हल्के मोटर वाहन के लिए टोल फ्री कर दिया है। इनमें दहीसर, आनंद नगर टोल, वैशाली, मुलुंड और एरोली क्रीक ब्रिज के टोल बूथ शामिल हैं। और इन सब के बीच दुनिया में एक नए वॉर फ्रंट का अलार्म बजा है। चीन ने ताइवान को लेकर एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि चीन जंग के लिए तैयार है। आशंका है कि जिनपिंग की आर्मी की ओर से ताइवान पर किसी बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। पूरा सच सत्ता में देखिएगा। सत्ता में आज सबसे पहले एक ऐसे गैंगस्टर की बात जिसके अपराध की रेंज किसी मिसाइल से ज्यादा मारक है, जो जेल से बैठे बैठे मर्डर करवा देता है, किसी की भी सुपारी ले लेता है, किसी के डेथ वारंट पर साइन कर देता है, जो चाहता है कि माया नगरी मुंबई में उसका खौफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसा हो। नाम है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम बाबा सिद्दीकी के मर्डर में भी टॉप ट्रेंड कर रहा है। पुलिस की जांच के नेटवर्क में लॉरेंस के नाम का सिग्नल सबसे स्ट्रांग है। लेकिन सवाल है, बाबा सिद्दीकी की हत्या से लॉरेंस बिश्नोई को क्या मिलेगा? जो लॉरेंस सलमान खान की जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, वो आखिर बाबा सिद्दीकी की जान क्यों लेगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के मर्डर से सलमान खान तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता है? क्या सलमान के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या कराकर लॉरेंस सलमान को यह मैसेज देना चाहता है कि वो भी लॉरेंस की पहुंच से दूर नहीं है? या फिर बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जैसे अपने नाम का डर पैदा करने के लिए लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई? माना यह भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग मुंबई को अपने नए वसूली नेटवर्क का ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि बाबा सिद्दीकी की पहुंच मुंबई में बिल्डर लॉबी के बीच भी काफी मजबूत थी, तो क्या उनकी हत्या करवाकर लॉरेंस इस बिल्डर लॉबी के बीच दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब मुंबई की पुलिस को तलाशने हैं। लेकिन सलमान खान को लेकर अब पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसीलिए सलमान के फार्म हाउस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच हम आपको सलमान खान के कुछ वीडियो दिखाते हैं, जो बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद के वीडियो हैं। पहला वीडियो उस वक्त का है जब सलमान को बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर मिली। वैसे ही सलमान खान शूटिंग बीच में छोड़कर सीधे लीलावती अस्पताल पहुंचे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी उनके करीबी थे। इसीलिए सलमान की आंखों में आंसू दिख रहे थे और चेहरे पर गुस्सा था। सलमान का एक और वीडियो है जब वो रविवार को सुबह बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे थे। वो जब बाबा सिद्दीकी के परिवार को सांत्वना देने के बाद घर से बाहर निकले तो भारी सुरक्षा के बीच घिरे दिखे। इस दौरान भी वो बेहद परेशान दिखे। और अब परेशानी मुंबई पुलिस के लिए है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की रेंज सलमान के और करीब पहुंचती जा रही है। अब हम आपको उन लॉरेंस कंपनी के गुर्गों से मिलवाते हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, या फिर किसी न किसी तरह से इस हत्याकांड का वो हिस्सा है। पहला नाम धर्मराज कश्यप, वो शूटर जिसे बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा नाम शूटर गुरमेल सिंह, इसे भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस हत्याकांड में शामिल तीसरा शूटर नाम है शिव कुमार, जो फिलहाल पुलिस के नेटवर्क से बाहर है।
इसके अलावा ज़ीशान अख्तर वो किरदार जिसने बाबा सिद्दीकी पर हमले की रणनीति बनाई। प्रवीण कुमार लोंकर जो इस मर्डर की प्लानिंग का हिस्सा बना, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि शुभम लोंकर जिसने फेसबुक पोस्ट पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली और ये भी अभी फरार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई का एंगल क्यों और कैसे सामने आया है, तो इसे समझिए। पहला नाम ज़ीशान अख्तर, जो पहले से लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ा रहा है। इसके अलावा सौरभ महाकाल, जो काफी वक्त से लॉरेंस गैंग का एक्टिव मेंबर है और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का गुर्गा है। खास बात यह है कि सौरभ महाकाल का नाम सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी सामने आया था। जबकि तीसरा नाम है शुभम लोंकर, जो सीधे लॉरेंस के साथ नहीं जुड़ा था, लेकिन उसके भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में वो था। यानी आरोपियों का कनेक्शन किसी न किसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। ये वही लॉरेंस है जो एक अपराध के जरिए अपने खौफ की सत्ता को और फैलाता जा रहा है और उसे मजबूत भी करता जा रहा है। इसका पहला सबूत था पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, जो उसने कनाडा में अपने सहयोगी गोल्डी बराड़ की मदद से कराई थी। इसके बाद लॉरेंस के इशारे पर करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का मर्डर किया गया। सलमान खान को मारने की धमकी वो कई बार दे चुका है। लॉरेंस की हिम्मत अब इतनी बढ़ चुकी है कि वो सलमान के घर पर फायरिंग तक करवा चुका है और अब दावा है बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवाकर वो ये बताना चाहता है कि वो कहीं भी और किसी को भी मार सकता है। एक गैंगस्टर की इस सत्ता पर अब सत्ता का क्लेश भी मचा हुआ है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है, लेकिन ये तीनों आरोपी कुर्ला के जिस बीबी नगर के हद में रहते थे उस इलाके में हम पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं कि यही वो रूम है, यही वो घर है जहां पे आरोपी पिछले 1.5 महीने से यहां पे रह रहे थे। जब बाबा सिद्दीकी की हत्या का प्लानिंग कर रहे थे तो इसी घर में तीनों आरोपियों ने मिलकर बाबा सिद्दीकी की हत्या का प्लानिंग किया था। पूरी साजिश रची गई थी, उसके बाद उन्होंने अंजाम दिया। हमेशा सुपर साइलेंट रहता था, कभी किसी से कोई बात नहीं, कभी किसी से कोई वो नहीं, कुछ नहीं लेना देना। ये कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है और बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में कल बाबा सिद्दीकी का जो हत्या हुई, वो तो सत्ता पक्ष के नेताओं का वो भी सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ की जनता कैसे सुरक्षित है? नारकोटिक्स जो चीजें निकल करके आ रही है, ये नारकोटिक्स का जो पूरा का पूरा है कार्टेल, उस कार्टेल का ऑपरेटिव फ्रेमवर्क, उस कार्टेल की किंगपिन जैसी खबरें हैं, सत्ता प्रतिष्ठान से बहुत निकटता का संबंध है। क्रिमिनल मेन आदमी नहीं है, इसके पीछे जो लोग हैं। हम तो कहेंगे कि महाराष्ट्र पुलिस अपना इकबाल को जगाए। जिस तरह से आपने अंडरवर्ल्ड की सफाई करने का काम महाराष्ट्र में किया था, कोई भी बचना नहीं चाहिए। हमारे देश को कोई रैंसम में नहीं ले सकता कि जेल से बैठ के वो फरमान जारी कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कौन जिम्मेदार है कि किसी ने लॉरेंस बिश्नोई ने आकर कह दिया कि वो जिम्मेदार है, डज नॉट बिकम कि फेस वैल्यू पे हम उनकी बात ले लें। इन्वेस्टिगेशन मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन सरकार से तो हो नहीं सकती। समस्या ये है कि इतने बड़े बड़े गैंगस्टर ऑपरेट कैसे कर पा रहे हैं। क्यों है कि गुजरात में बंद एक स्मगलर या मान लीजिए गैंगस्टर इस तरीके से धड़ल्ले से उपलब्ध जो है गैंग चला रहा है, उसको फ़ोन क्यों मिल रहा है? लॉरेंस को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो दाऊद की तरह अपनी दहशत फैलाना चाहता है और उसके क्राइम का मॉडल भी दाऊद के जैसा ही है। जैसे दाऊद ने मारपीट, लूटपाट और फर्जीवाड़े से अपने अपराध की दुनिया शुरू की, इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने भी मारपीट और धमकी देकर डर फैलाया। दाऊद ने छोटा राजन के साथ मिलकर अपना नेटवर्क बढ़ाया, तो लॉरेंस ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के साथ काम किया और अपनी लंबी चौड़ी क्राइम कुंडली तैयार कर ली। दाऊद ने हत्या करवाई, आतंकी हमले करवाए, जबकि लॉरेंस ने जेल से मर्डर की सुपारी ली और वहीं से गैंग ऑपरेट करता है।
जिस तरह दाऊद ने 500 से ज्यादा गुर्गों का गैंग बनाया, उसी तरह लॉरेंस के गैंग में भी 700 से ज्यादा अपराधी शामिल हैं। जैसे दाऊद का काम फिरौती और वसूली से फंड जुटाने का था, वैसे ही फिरौती और सुपारी लेकर उसने कमाई की है। मौजूदा वक्त में लॉरेंस के गुर्गे कोने कोने में फैले हुए हैं। जैसे भारत के अलग अलग राज्यों में उसका नेटवर्क है। इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र शामिल है, जहां उसका गैंग एक्टिव है, जहां उसके एक इशारे पर किसी को भी मार दिया जाता है। इसके अलावा विदेश में भी लॉरेंस का नेटवर्क काफी फैला हुआ है। कनाडा के साथ साथ अमेरिका, पाकिस्तान, भारत और दुबई में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोग एक्टिव हैं। आपने इसी नेटवर्क और गैंग के दम पर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने डर की बड़ी सत्ता बनाई है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा केस दर्ज है। लॉरेंस बिश्नोई करीब 7 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक भी है। लॉरेंस के गैंग के पास 60 लाख से ज्यादा के हथियार मौजूद हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जो देश के तमाम राज्यों में फैले हुए हैं। हालांकि लॉरेंस की दहशत का एपिसेंटर पंजाब है, जहां उसका बहुत बड़ा नेटवर्क एक्टिव है। लॉरेंस के जुर्म का साम्राज्य देश के 11 राज्यों में फैला हुआ है और अब ये गैंग डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम की तरह काम करता है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई नाम सबसे ज्यादा सलमान खान की वजह से ही सुर्खियों में आया है। ये वो लॉरेंस बिश्नोई है जो चाहता है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान उसके नाम से घबराएं। लॉरेंस चाहता है कि सलमान खान अपने घर से निकलने से पहले 1000 बार सोचें, तभी तो वो उनके घर पर कभी हमले करवाता है तो कभी किसी की हत्या के जरिए उन्हें मैसेज देने की कोशिश करता है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर लॉरेंस जुर्म की दुनिया में कैसे आया। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा आखिर कैसे अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2010 से, जब लॉरेंस ने छात्र संघ चुनाव लड़ा और हार गया। इसके बाद वो इतना बौखला गया कि उसने जीतने वाले उम्मीदवार के पैर तोड़ दिए, फिर विरोधी गुट के लोगों पर फायरिंग की। 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली FIR दर्ज की गई। इसके बाद लॉरेंस जग्गू भगवानपुरी के गिरोह से जुड़ गया और इसके बाद अपराध करने लगा। उस पर हत्या, जबरन वसूली, डकैती जैसे 50 केस हैं। बिश्नोई पहले राजस्थान की जेल में बंद था, फिर राजस्थान से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया। लॉरेंस तिहाड़ से सिंडिकेट ऑपरेट करता रहा। अभी गुजरात की जेल में है और वहां से भी वो एक्टिव है। सत्ता में अब बात करते हैं उस धार्मिक क्लेश की, जो देश के अलग अलग राज्यों में किसी सुपर स्प्रेडर वायरस की तरह फैला है। जिस तरह किसी बीमार को उचित इलाज की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह धार्मिक उन्माद वाली महामारी के लिए भी कानूनी इलाज की जरूरत है। आपको बताते हैं कैसे पिछले 48 घंटे में दुर्गा विसर्जन के दौरान अलग अलग राज्यों में धार्मिक क्लेश चल रहा है। सबसे ज्यादा चिंगारियां यूपी के बहराइच में दुर्गा पूजा के दौरान डीजे बजाने को लेकर शुरू हुए विवाद में है, जहां फायरिंग भी हुई है, मौत भी हुई है, आज प्रदर्शन भी हुआ है और राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। दूसरा क्लेश तेलंगाना के हैदराबाद वाला है। हैदराबाद में मुथ्यलम्मा मंदिर में देवी मां की मूर्ति तोड़ दी गई, जिसके बाद आज सुबह भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। आरोप है कि आज सुबह करीब 4 बजे मुस्लिम समुदाय के एक शख्स ने मंदिर में घुसकर मूर्ति तोड़ दी, जिसके बाद जबरदस्त बवाल मचा है। तीसरा क्लेश पश्चिम बंगाल के हावड़ा का है, जहां उपद्रवियों के एक समूह ने दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की, पूजा पंडाल में मूर्तियों में आग लगा दी, जिसके बाद राजनीतिक चिंगारियां भी भड़क रही हैं। चौथा राज्य कर्नाटक है, जहां बेलगावी में 13 अक्टूबर की रात मां दुर्गा की मूर्ति के अपमान के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब तक इस मामले में 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और 5वां राज्य झारखंड है, जहां गढ़वा में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान धार्मिक गदर शुरू हो गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि भीड़ पर नियंत्रण के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। जिस धार्मिक क्लेश की देशव्यापी लेकिन चर्चा हो रही है,
वो है यूपी के बहराइच की घटना, जहां डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में ये कहानी पथराव, आगजनी, 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग और 22 वर्ष के राम गोपाल मिश्रा की हत्या तक पहुंच गई। ये घटना रविवार की है, लेकिन बहराइच में तनाव आज भी बरकरार है। मतलब पिछले 24 घंटे में बहराइच धार्मिक क्लेश की वजह से अति संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। आपको बहराइच की नई वीडियो कुंजी दिखाएंगे, जिसमें उपद्रवी चेहरे भी हैं और कई सबूत भी। लेकिन पहले आपको बहराइच मामले में आज का अपडेट दे देते हैं। बहराइच में करीब 15 से 20 किलोमीटर का क्षेत्र हिंसा प्रभावित है। आज आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया, कई दुकानों को फूंका। हिंसा के बीच बहराइच के प्रभावित इलाके महसी, महराजगंज में इंटरनेट बंद किया गया है। सीएम योगी ने डीजीपी से हालात की जानकारी ली। आज कई बड़े अधिकारी घटनास्थल पर गए। सीएम योगी ने लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग की, दोषियों पर सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। साथ ही हालात को जल्द से जल्द काबू में करने के लिए भी कहा है। पुलिस प्रशासन के काफी समझाने के बाद आज मृतक राम गोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार किया गया। अब तक पुलिस ने नामजद आरोपी सलमान समेत 30 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकऊ और मारूफ अली समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी 4 लोग अज्ञात हैं। क्या ये कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं है? एक मामूली विवाद में गोली चल जाती है, मौत हो जाती है, हंगामा होता है, दुकानें जला दी जाती हैं, शोरूम में आग लगा दी जाती है और पुलिस घटना के बाद सक्रिय होती है। आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे दुर्गा पूजा के माहौल में बहराइच नफरत की आग में जलने लगा। हालात एक बार फिर से महाराजगंज के इलाके में खराब होना शुरू हो चुका है और इसको देखकर यह लगता है कि पुलिस बहुत ज्यादा मजबूर नजर आ रही है, क्योंकि यह कहा गया था कि हिंसा को रोकना है, कुछ भी ऐसा नहीं होने देना है। लेकिन देखिए लोग कैसे दुकानों को तोड़ रहे हैं। ये एक समुदाय विशेष की दुकान है और जैसे जैसे लोग बोर्ड देख रहे हैं, लोग इसी तरह से हमले कर रहे हैं। ये गोली चलाने वालों पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और इस खराब हालात में लोग अपना गुस्सा कैसे उतार रहे हैं वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये देखिए एक शख्स देखिए कुछ सामान लूट कर ले जा रहा है। आप देखिए दुकानों में लूट होना शुरू हो चुका है। इन्होंने पत्थरबाजी किया, जब हाथ टूटा तब यहाँ पर उसने रिटेलिएशन में जाकर के छत पर भगवा झंडा टांगा। इसके बाद घर में घुस करके गोली मारा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। या तो योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर वाली कार्रवाई करें। राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद कल जहाँ पर हिंसा हुई थी वहाँ पर हालात कितने ज्यादा बेकाबू है और इस बेकाबू हालात में देखिए आग लगा दी गई है, गाड़ियों में, दुकानों में लूट की गई है। और देखिए आप पुलिस एक्शन में आ गई है। बहराइच में टीयर गैस छोड़ा गया है। देखिए सफेद धुआं जो आपको उठता हुआ नजर आएगा, ये टीयर गैस का धुआं है और एक तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। आप देखिए पुलिस टीयर गैस छोड़ रही है और हिंसाग्रस्त भीड़ को आगे बढ़ा रही है। और अब देखिए जैसे ही कोई भीड़ मिल रहा है पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि इसी भीड़ में ऐसे लोगों ने हिंसा करी है और एक शख्स को पुलिस पिटाई कर रही है। ये उस पिटाई के विजुअल्स हैं। मैम कुछ बात करेंगी, कैसे हालात है? क्या कंट्रोल में किए जा रहे हैं, जल्दी कंट्रोल हो जाएंगे। मैम वृंदा मैम आपने अनाउंसमेंट कई सारी की है, पुलिस का रिस्पांस टाइम कैसा रहा, कैसे कंट्रोल हुआ, कैसे तेजी से कंट्रोल में ला रहे हैं? एक और घर को निशाना बनाया गया, बाहर एक टंकी थी उसको आग लगा दी गई, 2 बाइकें थी उनमें आग लगा दी गई, साइकिल, ठेले, किसी को नहीं छोड़ा गया। संभवतः इनका किचन था उसमें आग लगा दी गई, चारपाइयों को नहीं बख्शा गया, कुर्सियों को, राशन जो आमतौर पर पूर्वांचल के इलाकों में डेहरी इसको कहा जाता है, उसमें आग लगा दी गई। सिलाई मशीन की जो बेस होता है उसको जलाया गया, चौकी को जलाया गया, बच्चों की किताबों तक को नहीं छोड़ा गया है। इधर से भीड़ आई है, एक बैग 2-4 हजार आदमियों की। हम अपने बच्चों और बीवियों को लेकर भागे, किधर जिधर भाग पाए अपनी जान बचा ली। बस इतना, बाकी कौन लूटा फूका, जो मिला जिसका ले गए। 2 गाड़ियां हमारी खड़ी थी, एक 15 मॉडल था, एक 11 मॉडल था। बाइक थी, दोनों जला दी, बाहर जली हुई आपने देखी होगी। बीती रात दुर्गा पूजा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान महाराजगंज में जो हिंसा हुई, जिसमें एक शख्स राम गोपाल मिश्र की मौत हुई थी, आज काफी मुश्किलों के बाद परिवार वाले और स्थानीय लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए माने हैं और इस वक्त उनकी चिता जल रही है यहाँ पर, जहाँ हजारों की संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी अंतिम श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बहराइच में रविवार को हुआ क्या था और कैसे ये मामला इतना गंभीर हो गया। इस घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके जरिए राजनीति भी हो रही है और इन वीडियो में सबूत भी हैं।
ये मृतक रामगोपाल मिश्रा का वो वीडियो है जिसका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी राजनीतिक हथियार के तौर पर कर रही है और बीजेपी के नेता भी इसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। ये वीडियो रविवार को फायरिंग से पहले का है। समाजवादी पार्टी की ओर से ये वीडियो शेयर किया गया है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से कहा गया है कि कल विवाद के बाद रामगोपाल मिश्रा एक मुस्लिम घर की छत पर जाकर झंडा बदल रहा था। ये भी कहा गया है कि पहले से लगे झंडे को हटाकर भगवा झंडा फहराया गया था, जिसके बाद हिंसा की आग और भी तेज हो गई थी। इस वीडियो के साथ समाजवादी पार्टी ने पूछा है कि आखिर इस इंसान के मन में ऐसा करने का जहर किसने भरा। इस सवाल पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि इसी घर से मां दुर्गा की प्रतिमा पर पथराव कर उसे अपवित्र करने और खंडित करने का प्रयास किया गया था। मां के भक्तों पर कातिलाना हमला हुआ, जिसके बाद गोली चली। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें बहराइच में मर्डर का आरोपी गन के साथ घूम रहा है। तस्वीरों में एक शख्स हाथ में बंदूक लिए हुए दिख रहा है। इसी दौरान फायरिंग में रामगोपाल की मौत हुई थी। अब आपको पुलिस के एक्शन वाला एक वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश का एक्शन वाला अंदाज देखने को मिला। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हाथ में पिस्टल लेकर भीड़ को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इन वीडियो के साथ साथ बहराइच फायरिंग पर राजनीति वाली जुबानी फायरिंग भी हो रही है। वीडियो वॉर के साथ साथ कैसे राजनीतिक जंग छिड़ी है, आप देखिए। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी बोर्ड की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। इस प्रकार की घटनाएं होना हम सबके लिए दुखद है, लेकिन सरकार हमारी सजग है और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे हैं, जो भी जिन दंगाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन सबकी जांच कराई जा रही है। उन सबके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। बहराइच की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है और इसको तुरंत नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो वहाँ का जो और प्रशासन है वो बिल्कुल निष्क्रिय है। ये सारी बातें हो रही है, प्रशासन के सामने हो रही है, उसको रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। जिस व्यक्ति ने लीड निकाला था, गलती तो उसकी थी। हमारा मौलिक अधिकार है, हम जा रहे हैं, माता जी को लेकर के जा रहे हैं, भक्ति का गाना बज रहा है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। उसको उठा करके ले जाना चाहिए थाने पे, कोई समस्या न होती। हिंदुओं पे लाठीचार्ज कर दी गई। अब आपको उस मां से मिलवाते हैं जिन्होंने इस धार्मिक क्लेश में अपने बेटे को खो दिया है। 3 महीने पहले ही रामगोपाल मिश्रा की शादी हुई थी। रामगोपाल मिश्रा की मां की मांग है कि दोषियों के खिलाफ एनकाउंटर और बुलडोजर वाली कार्रवाई हो। आप सुनिए वो क्या मांग कर रही हैं। भागवत चल रही थी, भंडारा, वो खाना बना रहा था। इसके बाद बोला मैं मूर्ति विसर्जन में जा रहा हूँ। मैंने मेरे फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा हमारे यहाँ आ जाओ, यहाँ भी विसर्जन होता है। फिर सारे साथियों के साथ वो यहाँ से चला, गांव में मूर्ति भी रखी गई थी। वहाँ से आया, उन लोगों ने पथराव किया मूर्ति पर उसमें लाठी डंडा चलने लगे। इसके बाद उसको घर में अपने घसीट करके ले गए और सर कम से कम 24 गोलियां मारी है। उन न्यायाधीश क्यों बने बैठे हैं? वो मुख्यमंत्री क्यों हमारे भाई है, वो हमारे बाप है। जैसा चाहे वो नहीं करेगा, बुलडोजर चलवाए, खून चाहे अमरी लग जाए। सत्ता में अब आपको एक वीडियो अपडेट देते हैं जो जर्मनी में चल रहे धार्मिक क्लेश से जुड़ा है। वहां पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, रैली निकाली। इनकी मांग है कि जर्मनी में इस्लामवादी खिलाफत और शरिया कानून लागू हो। ये लोग डंके की चोट पर आक्रोश के साथ अपनी मांगे रख रहे हैं, जिसके वीडियो आपके सामने हैं। सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार ये प्रदर्शन मुस्लिम इंटरैक्टिव नाम के एक समूह द्वारा आयोजित किया गया था। जर्मन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों का मानना है कि मुस्लिम इंटरैक्टिव का संबंध हिज़्ब उत तहरीर से है, जो 2003 से प्रतिबंधित संगठन है। सत्ता में खबरों के स्टीयरिंग को अब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की तरफ मोड़ते हैं, जहां कांग्रेस की हरियाणा वाली हार पर नमक का छिड़काव काफी बढ़ गया है और राजनीतिक सर्कल में एक व्यक्ति के ज्वलनशील बयानों की काफी चर्चा है। इन्होंने दावा किया है कि किसान आंदोलन के जरिए उन्होंने कांग्रेस के लिए जीत की पिच तैयार की थी, लेकिन कांग्रेस इस माहौल को जीत में नहीं बदल पाई। दावा करने वाले व्यक्ति का नाम है गुरनाम सिंह चडूनी। ये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। पिछले कई वर्षों से ये लगातार किसानों के लिए आंदोलन करने का दावा करते हैं, यानी फुल टाइम किसान और आंदोलनकारी हैं। इन्होंने हरियाणा विधानसभा के चुनाव में पिहोवा सीट से चुनाव भी लड़ा और 1170 वोट मिले। बुरी तरह तो हारे ही, जमानत जब्त हो गई। जमानत तब जब्त होती है जब किसी उम्मीदवार को कुल पड़े वोटों का 1/6% वोट भी हासिल नहीं होता है। लेकिन चडूनी अपनी हार से ज्यादा कांग्रेस की हार का पोस्टमार्टम कर रहे हैं और उन्होंने दावा कर दिया है कि किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। कांग्रेस ने हरियाणा में किसी से समझौता नहीं किया, जिसके कारण वो हारे। उन्होंने ये भी कहा कि इस हार के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार है। चडूनी भले ही कांग्रेस की हार से चिंतित होकर उन्हें नया रास्ता दिखा रहे हों, लेकिन बीजेपी को उनके इस बयान में राजनीतिक मौका दिख गया। हरियाणा में जीत के बाद से फ्रंट फुट पर खेल रही बीजेपी अब कह रही है कि चडूनी के बयान से कांग्रेस की कलई खुल गई है। इस आंदोलन का लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना था, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उन्हें खुद को 1170 वोट मिले हैं। उनकी बातों पर क्या ही कमेंट किया जाए। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मैं ये मानता हूँ कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया, वो किसान वर्ग ने बनाया। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता। सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए। अब कांग्रेस की कलई खुल गई। बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे, वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था। ये आज के चडूनी जी के इस वक्तव्य से साफ हो गया। ऐसी बात कर रहे हैं चडूनी साहब, उनको वोट कितने मिले हैं? 1100। तो बस मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद उनके आरोपों का खंडन करते हैं क्या? उनके जवाब, उनका कोई भी आदमी कुछ भी बोलता रहे, क्या जवाब दूं उनकी बात का? अगर उनकी बात में कोई दम होता, वजन होता, तो उनको वोट पड़ा होता। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले ये हुड्डा साहब, ये गुरनाम सिंह चडूनी, इन्होंने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है। ये क्लियर मैंडेट है कि तुम सारे झूठे हो, तुम बेईमान हो। ये भी एक टैग इन्होंने विपक्ष के नेताओं के ऊपर लगाया। गुरनाम सिंह चडूनी ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी ने उन पर कांग्रेस से फंड लेने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने आंदोलन के लिए अपनी 25 एकड़ जमीन बेच दी। दरअसल गुरनाम सिंह चडूनी कांग्रेस से ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा ने किसी भी किसान नेता को टिकट नहीं दिया और उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया, जबकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में रोहतक में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया था। कांग्रेस का बड़ा तबका इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे को जिम्मेदार मानता है। उसका कहना है कि कई मामलों में राहुल गांधी की भी सलाह नहीं मानी गई, जिसके कारण हार मिली। नतीजों के बाद हारे हुए कई विधायकों ने खुलकर कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें चुनाव हरवाया। राहुल गांधी ने वोटों का बिखराव रोकने के लिए गठबंधन की सलाह दी, लेकिन हुड्डा ने आपसे गठबंधन नहीं किया। हुड्डा ने अपने समर्थकों को बागियों की तरफ खड़ा करवाया। इससे भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। कांग्रेस में हुड्डा पर अंदरूनी हमले तो पहले से ही हो रहे थे, अब बाहर से भी हमले शुरू हो गए हैं।
हरियाणा की चुनावी राजनीति के बाद अब यूपी के एक विधायक जी के पिटने पर हो रही राजनीति की कुंजी खोलते हैं, जिसकी यूपी में काफी चर्चा है। इनका नाम है योगेश वर्मा। लखीमपुर खीरी सदर से विधायक है। 5 दिन पहले विधायक जी को लखीमपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने सरेआम पीट दिया। कैमरे के सामने कई थप्पड़ लगाए, पुलिस बचाती रही, विधायक जी पिटते रहे। बावजूद इसके अवधेश सिंह पर ना कोई एक्शन हुआ और ना एफआईआर दर्ज हुई। और नोट करने वाली बात यह है कि विधायक योगेश वर्मा को पीटने वाले अवधेश सिंह के पक्ष में शनिवार को नारेबाजी हुई। करणी सेना के कार्यक्रम में उनके लिए शेर आया के नारे लगाए गए। इस बीच विधायक योगेश वर्मा अब से कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। सीएम से मुलाकात के बाद योगेश वर्मा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी मिले। योगी आदित्यनाथ से मिलने से पहले दोपहर में ही योगेश वर्मा समेत 25 विधायक स्पीकर से मिले थे। हालांकि इन मुलाकातों में बातचीत क्या हुई थी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। इससे पहले कल योगेश वर्मा ने अपनी सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षाकर्मी वापस कर दिए थे। जब इसकी सूचना पुलिस के बड़े अधिकारियों को मिली तो एएसपी पवन गौतम और लखीमपुर खीरी सदर के सीओ उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन विधायक ने दोनों पुलिस अधिकारियों से मिलने से इनकार कर दिया था। दरअसल 9 अक्टूबर को अर्बन बैंक के चुनाव में नामांकन के दिन विधायक योगेश वर्मा से मारपीट हुई थी। इसके अगले दिन 10 अक्टूबर को थाने में 2 शिकायतें दी गईं। एक व्यापारी राजू अग्रवाल की तरफ से, दूसरी विधायक योगेश वर्मा की तरफ से। दोनों तहरीरों में मारपीट और जान से मारने की धमकी की बात कही गई। विधायक योगेश वर्मा की लिखित शिकायत में आरोपी अवधेश सिंह समेत कई लोगों के नाम थे, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद नाराज योगेश वर्मा ने कल अपनी सुरक्षा भी वापस कर दी। इस सब के बीच लखनऊ में योगेश वर्मा के समर्थकों ने उनके पक्ष में नारेबाजी की, जबकि विधायक को थप्पड़ मारने वाले अवधेश सिंह का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें शनिवार को जब अवधेश सिंह शस्त्र पूजा के कार्यक्रम में पहुंचे तो उनके पक्ष में शेर आया का नारा लगाया गया। हालांकि बीजेपी ने इस संबंध में अवधेश सिंह को नोटिस जारी किया है। अवधेश सिंह लखीमपुर बार काउंसिल के अध्यक्ष होने के साथ साथ बीजेपी के नेता भी हैं। कुल मिलाकर ये लड़ाई थोड़ी अंदरूनी है, इसीलिए इसमें समाजवादी पार्टी को सियासी सिक्सर लगाने का मौका मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि सोचिए, सत्ताधारी विधायक एफआईआर नहीं लिखवा पा रहा है, क्या स्थिति आ गई है? बीजेपी इस पर कुछ भी नहीं बोल रही है। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई? मिलने आए थे तो क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी? और अब बात ऐसे अनमोल रत्न की जिन्होंने 10 अक्टूबर 2024 को दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर आम लोगों के बीच उनके प्रेम की सत्ता कितनी मजबूत थी वो साफ तौर पर दिख रहा है। जिस दिन रतन टाटा का देहांत हुआ था उस दिन उनके इंस्टाग्राम पर करीब 10 मिलियन फॉलोवर थे, लेकिन उनके जाने के 4 दिन बाद भी उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। सिर्फ पिछले 4 दिनों में रतन टाटा के इंस्टाग्राम फॉलोवर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से बढ़कर 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि उनके निधन के बाद भी उन्हें 10 लाख लोगों ने फॉलो किया है। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि करोड़ों फॉलोअर्स होने के बाद भी रतन टाटा ने अपने इंस्टाग्राम पर मात्र 67 पोस्ट शेयर किए थे, जिन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया था। ये रतन टाटा के व्यक्तित्व का प्रभाव है।